Good morning, students. How are you? Welcome to your YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 15 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे. और आज का टॉपिक है सम गुड केसेस ऑफ जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन पार्ट 5. आज हम आपके साथ पार्ट 5 लाए हैं. अच्छे क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं और इसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं. तो आज जर्नल एंट्री का लास्ट डेट है. आज के बाद हम लोग लेजर बनाएंगे. जर्नल एंट्री खत्म हो गया कॉन्सेप्ट. तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं. 21 तक हम पिछले लेक्चर तक हमने बनाया था. लेक्चर नंबर 14 तक समझाया भी था. पूरे डिटेल में चल रहा हूं. कुछ भी छोड़ने की कोशिश भी नहीं किया और नहीं चाहता हूं कि आपका कोई नुकसान कर दूं कुछ छोड़ के. इसीलिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ. आप प्लीज एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और डाउट हो तो कमेंट करेंगे. डेटर्स ऑफ 10,000 proved bad. Remaining debtors were realized. Book value given in the balance sheet just before dissolution debtor 90,000 और provision for doubtful debt 6,000. ये जो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं अपने सामने आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बड़ा मस्त है. इस क्वेश्चन में हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको एक बताया था कि ये जो डेटर आप 90,000 का देख रहे हैं और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000 का देख रहे हैं, अब हम मानेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, इनकी पोस्टिंग हो चुकी है. मतलब हमने लिस्ट तैयार कर चुका है, हम लोग तैयार कर चुके हैं. बस हम लोग तो पेमेंट वाली एंट्री करने जा रहे हैं या पेमेंट रियलाइजेशन वाली एंट्री करने वाले हैं. दो तरह का होता है, या पैसा आया या तो पैसा गया. पैसा आया कहाँ से? एसेट सेल करके. पैसा गया कहाँ से? लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए. तो एसेट्स और लायबिलिटी के पेमेंट, एसेट्स बेचने और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए ही तो रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं. तो लिस्ट में ऑलरेडी आप ट्रांसफर कर चुके हैं. हम एज्यूम कर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन बनाते हैं. तो डेटर था 10,000 का था, वो बैड हो गया था. अब रिमेनिंग डेटर्स वेर रियलाइज्ड, यानी कि टोटल 90,000 का डेटर था, जिसमें से 10,000 बैड डेप्ट हो गया. यहाँ लिखा हुआ है प्रूव्ड बैड, मतलब डूब गया, वो नहीं देंगे पैसा. अब बाकी जो है वो दे दिए. तो आप यूं बताओ कि 90,000 डेटर में से 10,000 का डेटर बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया, तो बचा कितना? 80,000. 80,000 का हमको पैसा दे दिए. डेटर कौन व्यक्ति होते हैं? जो हमसे उधार में गुड्स खरीद के ले गए हैं. तो उनसे हमको पेमेंट मिल गया 80,000. और जब भी पेमेंट मिलता है ना, तो कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट हमको फायदा हो गया. और फायदा को रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. बार बार बताने की जरूरत नहीं है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये 80,000. अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे ध्यान नहीं देंगे? तो बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे बच्चा, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हम लोग. नरेशन क्या लिखेंगे? डेटर रियलाइज्ड. बस. हाँ सर, डेटर्स रियलाइज्ड इन कैश. आगे बढ़ते हैं हम लोग. 60% of debtors were realized at 90% and remaining debtors were sold at a debt collecting agency for 80% less 10% commission. बड़ा लंबा चौड़ा कहानी मारा हुआ है, लेकिन कोई जान नहीं है. बुक वैल्यू आपका बिफोर डिसोल्यूशन डेटर का 60,000 है और डाउटफुल डेट का 5,000 है. प्लीज मैं बार बार बता रहा हूँ, पेमेंट रिसीव करने के लिए, डेटर से पेमेंट रिसीव करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ग्रॉस फिगर पे ध्यान दीजिएगा. ग्रॉस फिगर आपका 60,000 है. अब 60,000 पे ध्यान दीजिएगा. तो 60,000 में भी जो है ना, वो ब्रेकअप हो रहा है. जरा ब्रेकअप देखते हैं 60,000 का कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे बोल रहा है 60% ऑफ डेटर वी आर रियलाइज्ड. अब 60% निकाल देते हैं. ये 100% को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है बुक वैल्यू, तो इसका 60% 6 36,000 हो जाएगा. वी आर रियलाइज एट 90%, मतलब ये रियलाइज हुआ 90% में, एट 90%. तो रियलाइज्ड वैल्यू कितना हो गया भाई? इसका 90% निकालना पड़ेगा. तो 90% कैसे निकालेंगे? तो 36,000 में 10% घटा दो, यानी 36 से घटा दो, आ जाएगा 32,400. 32,400. ठीक है. कैसे इतना जल्दी निकाल दिए सर? 10% क्यों घटा है?
भाई किसी चीज का 90% मतलब उसमें से 10% घटा दो, 10% निकालना आसान था। अब 90% के लिए आपको 90% भी आप जैसे चाहे जो उचित है आप निकाल लो। और डायरेक्ट 36,000 का 90% निकाल सकते हैं, या मेरी तरह 36,000 में से 3600 घटा दिए, क्योंकि किसी चीज का 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देना है, बस यही तो रूल हमने पढ़ा है। और मैंने 10% घटा दिया और घटा के ये जो है 90% ही है इसका। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेशनों को नहीं पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। एंड द रिमेनिंग डेटर कितना बचा 40%। जरा 40% देखते हैं। 60,000 का 40% हुआ 24,000, 6 4 जा 24। क्लियर हो गया। ये बुक वैल्यू है बच्चा, ये भी बुक वैल्यू है, ये टोटल बुक वैल्यू है, ये रिमेनिंग बुक वैल्यू है, ब्रेकअप बुक वैल्यू। अब रिमेनिंग डेटर्स वे आर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 80%। अब डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी कौन होता है भाई? साउथ इंडियन मूवी आप अगर देखते होगे, इधर का कुछ देखोगे, हमको तो नाम याद नहीं है लेकिन मैंने मूवी देखा है। एक हीरो होता है जो बैंक में काम करता है, और हमको लगता है वो मोटा वाला जो हीरो है ना, दम वाला, दामू या दम वाला, जो खूब मारता है, बहुत पीटता है, दौरा दौरा के गुंडा सबको मारता है, उसी एक बैंक में वो काम करता है। बैंक वाला का पैसा कोई गुंडा वगैरह ले लेता है और उसको लौटाता नहीं है, तो वही दामू जाता है, वो हीरो, और वो पैसा मार मार के उनसे वसूल के ले आता है। तो डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी का काम होता है ना, जो कर्ज लिए हैं उनसे पैसा वसूली करवाने का काम करना। डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी ये तो है प्रोफेशनल, लेकिन एक तरह से बोल सकते हो ये गुंडागर्दी ही करना पड़ता है। अब सोचो ना, किसी से कर्ज निकालना है, कोई तुम्हारा पैसा ले लिया है, उधार किसी को बेच दिए हो, और उससे पैसा निकालने के लिए आप जाओगे तो सीधे उंगली से वो देगा नहीं, तो उंगली जरा टेढ़ी करनी होती है। तो कंपनियां क्या करती है, वो अपना गुडविल खराब नहीं करने के कारण वो डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को दे देती है कि लो भाई तुम पैसा वसूल के लाओ, हम तुमको कुछ कमीशन दे देंगे, अब तुम पैसा जाओ मेरा वसूल के ले आओ। अब डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी पैसा वसूल के लाएगा और उस कंपनी को दे देगा, लेकिन उसके लिए वो कमीशन चार्ज करेगा। भाई मारपीट करने जाएगा, दौड़ेगा 2-4 बार उसके दरवाजा पे, तो आने जाने में खर्चा होगा कि नहीं, आदमी वगैरह लेके जाना पड़ेगा, तो उनके चाय नाश्ते पानी खाना पीना पे खर्चा होगा कि नहीं, उसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है। तो आप समझ गए होंगे डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी किसको कहा जाता है। अब लंबा चौड़ा कहानी बताने की समय नहीं है, तो आप देखिएगा। रिमेनिंग डेटर्स वेर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 80%। अगर 80% निकालना है तो हम निकालते हैं, सेल वैल्यू पता चलेगा 80%, तो हम 20% घटा देंगे, मतलब 24,000 का 20% 4800 होगा, तो 4800 घटा देते हैं, 19,200 हुआ, लेस 10% कमीशन, और इसमें से लेस कर देना है, लेस 10% कमीशन, 19,200 का 1920 रुपये कमीशन होगा। अब जरा घटाते हैं, 17,280 रुपये आपको डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी वसूल के देता है। ध्यान से देखना, 17,280 रुपया देता है, मतलब 60% ऑफ डेटर वे रिलाइज एट 90%। ये भी हमको पैसा ही मिल रहा है और बाकी से भी पैसा मिल रहा है, लेकिन कमीशन देने के बाद। तो टोटल पैसा आप जोड़ के देख सकते हैं कि 32,400 प्लस 17,280, तो जरा जोड़ लो, ये 8 4 2 6 7 9, 49,680 रुपीज मिल रहा है। और जब भी पैसा मिलता है तो आपको एक ही एंट्री नजर आता होगा, कैश अकाउंट डियर टू रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डियर टू रिलेशन अकाउंट। आप समझ गए होंगे। तो आप देखो ना, नरेशन लिख सकते हो, डेटर्स रियलाइज्ड इन कैश 49,680, 49,680, ठीक है ना बच्चा।
मैं फिर से बता दूं, 60% 90% में मिल जा रहा है, मतलब जो डेटा मेरे पास 60,000 है उसका 60% से हमको 90% का वसूली हो रहा है, और बाकी जो बचा 40% उससे हमको 17,280 रुपये का वसूली हो रहा है। टोटल मिला के हमको 49,600 का वसूली हो रहा है। अब चाहते हैं कि जरा इसको स्टेटमेंट में हम लिख दें, मतलब वर्किंग नोट थोड़ा स्टैंडर्ड बना दें, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप थोड़ा डिटेल लिखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट पूरा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, यही चीज आप करना चाहते थे कि डेटर से हमको कितना पैसा रियलाइज हुआ। हर जगह आप इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन किया कि चलो यहाँ बता देता हूँ ऐसे। पहला ए, 60% ऑफ डेटर रियलाइज्ड एट 90%, वही चीज को मैं ऊपर नीचे करके लिखूंगा, यानी आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 60,000 का आपके पास था, इसका 60% निकाल देना और फिर जो आएगा उसका 90% निकाल देना, और कैलकुलेट करके 32,400 आएगा। अभी तो निकालना है, फिर से दोबारा निकालना नहीं है। आगे बढ़ते बी नंबर। अब रिमेनिंग बचा 40%, तो 40% ऑफ डेटर्स सोल्ड फॉर 80% लेस 10% कमीशन, यानी कि अगर हम बात करें तो 60,000 का 40% का 80%, और जो आएगा उसमें से 10% घटा देंगे, तो कैलकुलेट करके आएगा 17,280, और इनको जोड़ेंगे, मतलब यहाँ लिख सकते हैं सी, टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा मिला, यानी ए प्लस बी, ऊपर वाला जोड़ दो तो 49,680 आएगा। खैर, ये इतना जल्दी क्यों लिख दिए, यहाँ से हम देख के लिख रहे थे। तो आप समझ गए कि आप वर्किंग नोट कैसे एग्जाम में बनाएंगे। जो टेक्निक हमने सीखा है वो टेक्निक, और ये भी टेक्निक चलेगा, जैसे आप मन करें। चलिए खैर आगे बढ़ते हम लोग। An unrecorded asset of rupees 4,700 was handed over to a creditor of 6,000 in full settlement। भाई इसकी तो जर्नल एंट्री नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री, नो एंट्री, इसकी एंट्री क्यों पास नहीं होगी बताओ जरा। भाई कभी भी कोई एसेट्स को क्रेडिटर ले लेता है तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं पता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा ने पूछा कि सर क्यों नहीं करते, अभी तो हमने बस सिखाया था कि नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग केवल पेमेंट और रिसिप्ट्स की एंट्री करते हैं। पेमेंट्स, ये अभी अभी शायद बोले थे हम, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स की एंट्री करते हैं। पेमेंट्स और रिसिप्ट्स का मतलब होता है अगर हम एसेट्स दे रहे हैं बेच रहे हैं तो हमको पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो हम सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट्स की एंट्री करते हैं। लेकिन अगर एसेट्स, कोई एसेट्स के थ्रू किसी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो यहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब भाई ये तुम आदमी हो और मेरे पास सामान है और हम तुमसे उधार लिए थे, हमने सामान दे दिया, लो खत्म। अब सामान का इधर से उधर का कोई एंट्री नहीं होती है। तो क्रेडिटर्स का अगर सेटलमेंट किसी लायबिलिटी किसी एसेट से होगा तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। फिर जब मैं बता दूं क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट्स और रिसिप्ट्स हो नहीं रहा है, मतलब डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट एंड रिसिप्ट, लाइन एक लाइन हो सकता है। खैर क्वेश्चन नंबर 25 में आता है बच्चा। श्याम ए पार्टनर है टेकन ए पर्सनल लोन ऑफ 20,000। श्याम एक पार्टनर था जो पर्सनल लोन लिया था 20,000 फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फॉर्म्स लैंड। लो भाई, अब श्याम अपना पर्सनल लोन बैंक बिजनेस का जमीन रख के लिया है। भाई बिजनेस उसको ऐसा सुविधा प्रदान किया होगा तभी वो ले पाया, नहीं तो आजकल के डेट में कौन ऐसा करता है। खैर, तो श्याम को पर्सनल लोन लेना था 20,000 का, लेकिन बैंक नहीं दे रहा था। वैसी स्थिति में फॉर्म की जमीन को गिरवी रखा गया है। द लैंड वॉज सोल्ड टू द बैंक फॉर 34,000। अब बिजनेस चूंकि बंद हो रहा है तो श्याम के पास भी पैसा नहीं है, तो ये जो जमीन है वो बिक रहा है 34,000 रुपया में।
बैंक को। बैंक पेड 30,000 नेट आफ्टर डिडक्टिंग श्याम्स लोन। अब बैंक जो है, अब 34,000 रुपया था, उसमें से श्याम का लोन घटा दिया तो बचा 14,000, और 14,000 में उसने कुछ कमीशन काट के 13,000 रुपया बैंक हमको दे देता है। भाई बैंक कुछ अपना इंटरेस्ट वगैरह भी काटेगा। डिडक्टिंग इंटरेस्ट भी लिख भी दिया है ऐसे इंटरेस्ट। बुक वैल्यू ऑफ लैंड गिवन इन बैलेंस शीट वाज 36,000। वो लैंड का बुक वैल्यू था 36,000। आपने गौर किया इस क्वेश्चन को? अगर आपने बहुत अच्छा से एनालिसिस किया होगा तो आप समझे होंगे, नहीं तो फिर से आपको समझाने की जरूरत होगी बच्चे। मैं आपको बता दूं, श्याम एक पार्टनर था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको 20,000 का कर्ज चाहिए था, और कर्ज के लिए बैंक के पास जाता है। बैंक बोलता है भाई गिरवी में कुछ जमीन रखो। श्याम के पास कोई जमीन नहीं था, वो फॉर्म्स का लैंड रख देता है। फॉर्म्स लैंड का मतलब हुआ जो बिजनेस है उसका जमीन वो गिरवी रख देता है, और उस पैसे को नहीं चुकता के कारण बैंक जो है इस जमीन को रख लेता है, और उसके बदले में 34,000 रुपया वो देता है, जिसमें से वो श्याम का 20,000 का लोन अब प्लस कुछ इंटरेस्ट उसका काट लेता है। ठीक है, अब हम एंट्री क्या पास करेंगे जरा? बहुत अच्छा, बहुत आसान एंट्री है। सबसे पहले हमको बैंक कुछ पैसा दे रहा है, देखो जरा पढ़ो। देखो बैंक पेड 13,000, तो बैंक हमको 13,000 रुपये दे रहा है, तो पहले तो यहाँ 13,000 लिख दो। उसके बाद टू रियलाइजेशन होना चाहिए। अब रियलाइजेशन में तो जितना जमीन बिकेगा भाई हमको उससे मतलब है, तो रियलाइजेशन में देखो जमीन कितना बिक रहा है, 34,000 में। देखो कैसे समझे 34,000 में, और 36,000 का बुक वैल्यू का जमीन था, वो 34,000 में बैंक लेने के लिए तैयार है। तो बाकी पैसा हम किससे वसूलेंगे? बैंक तो हमको देगा नहीं, बैंक तो लोन काट के पैसा दिया है। तो हम अपने पार्टनर श्याम के गर्दन को पकड़ेंगे। भाई श्याम, तुम्हारा लोन था, बैंक हमको पैसा काट के दिया है जमीन का, अब तुम हमारा पैसा चुकता करो। और श्याम से हम पैसा लेंगे तो उसका कैपिटल घटा देंगे, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट ईयर। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे कितना जाएगा? तो भाई कुछ नहीं, बैलेंसिंग फिगर कर दो, और 34, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से गया 2, 21,000 रुपया। अब 21,000 कैसे आया? कोई तरीका नहीं है निकालने का, बैलेंसिंग फिगर से ही निकलेगा। 34,000 पैसा मिला, जिसमें से 13,000 रुपया कैश बैंक दे रहा है, तो जो बैलेंस बचा वो श्याम से वसूला जा रहा है। तो श्याम से 21,000 क्यों वसूला जा रहा है? क्योंकि श्याम का 20,000 रुपया तो लोन का था, प्लस 1,000 रुपया बैंक इंटरेस्ट काटा था, देख रहे थे शॉर्टेज। तो 1,000 रुपया श्याम से वसूला जा रहा है, यानी हमारा जमीन का पैसा 21,000 रुपया फर्म बैंक काट लिया है, जो हम श्याम से वसूल लेंगे, जो हमारा पार्टनर है। और जब हम वसूलेंगे तो अगर तुरंत कैश देता तो कैश लिखते, लेकिन तुरंत कैश नहीं देगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे, और कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे तो श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लिख देंगे। ₹13,000 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एंड बैलेंस अमाउंट डेबिटेड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। और जो बैलेंस है उसको श्याम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब समझ गए होंगे क्यों डेबिट करेंगे भाई? कोई लॉजिक है तो आप, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। लॉजिक यहाँ पे बहुत अच्छा है भाई। हमको तो पैसा लेना है, कहीं से ले। मेरा जमीन है, फर्म का जमीन है, मेरा मतलब फर्म का जमीन है, और फर्म का जमीन श्याम ले या बैंक ले, हमको उससे मतलब नहीं, हमको पैसा आना चाहिए। तो मान लो जितना पैसा आ गया, और हम मान लिए कि श्याम ले लिया जमीन। अब श्याम का जमीन बैंक ले लिया, उससे हमको मतलब नहीं है, हम तो मानेंगे श्याम ले लिया, तो श्याम के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चे? खैर 26 नंबर में आते हैं। ए बिल रिसीवेबल ऑफ 6,000 रिसीव्ड फ्रॉम मृदुल was earlier discounted with बैंक। आप जानते ही हैं बिल रिसीवेबल का बहुत सारा यूज होता है कि हम इसको मैच्योरिटी तक संभाल के रखें, हम उसको बैंक से डिस्काउंट करा लें, हम उसको इंडोर्स कर दें, किसी थर्ड पार्टी को दे दें, या हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दें। ये तो चारों टॉपिक हमने क्लास 11th में पढ़ा था। इसमें से सेकंड वाला का यूज हो रहा है। देखिए, मृदुल was earlier discounted with बैंक। हमको मृदुल, मेरा कोई डेटर था, उससे हमको 6,000 का BR मिला था, और हम उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिए थे।
मृदुल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मृदुल इंसॉल्वेंट हो गया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन ए रूपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका मतलब हुआ कि जो मृदुल इंसॉल्वेंट हुआ, बैंकरप्ट हुआ, वैसी स्थिति में पूरा पैसा तो नहीं, 40 पैसा इन ए रुपीज, 40 पैसा इन ए रुपीज मतलब 40% बोला जाता है। कैसे निकला? 40 पैसा इन ए रूपी, इन ए रूपी, रूपी इक्वल टू 100 पैसा, तो 40/100 इक्वल टू 40%। आपको मालूम है ना 5/100 का मतलब क्या होता है? 5%। 6/100 का मतलब क्या होता है? 6%। उसी तरह 40/100 का मतलब कितना हुआ? 40%। तो जरा देखो 40% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसका जमीन उमीन बेच के हमको 40% पैसा मिल गया। फर्म हैड टू पे द अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 200 टू द बैंक। अब भाई बैंक से फर्म ने बजा लिया था, तो वैसी स्थिति में 200 का इंटरेस्ट भी भरना है। अब कैसे भरेंगे जरा देखते हैं, फिर से समझते हैं। मृदुल एक मेरा डेटर था, उसने हमको बीआर दिया, हमने बीआर को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, हमने बीआर को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और हमारे पास उस समय पैसा आ गया। अब ये जो बैंक है ना, वो हमारे पास फिर दौरा आया, क्योंकि मृदुल इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब दौरा आया तो पता चला कि पूरा पैसा तो मृदुल नहीं दे पाएगा, 6,000 का 6,000, लेकिन 40% वो दे रहा है। अब बाकी डूब गया, तो बाकी डूब गया तो बैंक थोड़ा ना मानेगा, बैंक तो तुमसे वसूलेगा, मतलब फर्म से वसूलेगा ही, तो फर्म बैंक को बाकी पैसा देगा। अभी तो 200 रुपए का इंटरेस्ट भी देगा, और जब भी फर्म देगा तो फर्म का तो पैसा गया ना, फर्म का पैसा गया। तो जरा देखते हैं एंट्री क्या होगी। देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ईयर, रियलाइजेशन अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, कि भाई मेरा पैसा तो जा रहा है ना बैंक को, बैंक से डिजोनर करवाया था तो, सॉरी डिस्काउंट करवाया था, तो अब बैंक से डिस्काउंट किया करवाया था तो मेरा तो पैसा जाएगा बैंक के पास। कितना जाएगा? 6,000 प्लस 200 का इंटरेस्ट हम बैंक को देंगे, ये एंट्री कर दिए। और अब हम बैंक को तो पैसा चुकता कर दिए, यहां आप लिख सकते हैं पेमेंट मेड टू बैंक एट एज डिस्काउंटेड बिल इज डिजोनर्ड। डिस्काउंटेड बिल डिजोनर्ड होगा तो बैंक तो हमसे पूरा पैसा मांगेगा, हम बैंक को तो पेमेंट कर दिया 6200 रुपया। अब मृदुल को हम पकड़ेंगे क्योंकि वो मेरा डेटर था। भाई मृदुल हमको पेमेंट दो, मतलब फर्म को पेमेंट करो। तो मृदुल से पेमेंट करने में मात्र 40% का वसूली हो पाया, तो 40% का वसूली होगा। 6,000 रुपया मृदुल का कर्जा था, तो 40% अगर निकालेंगे तो 2400 करीब उससे हमको पैसा मिलेगा। और फिर हम उसकी भी एंट्री करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस पर हमको फायदा हो रहा है। अब इन दोनों का कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग रियलेशन में दिखाना जरूरी है। बहुत सारा बच्चा एंट्री करते समय कंबाइन कर देता है, नेट इफेक्ट दिखा देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं रियलेशन अकाउंट में सब चीज दिखना चाहिए कि मृदुल से हमको कितना प्राप्त हुआ, हमने कितना बैंक को दिया। ये कैसे पता चलेगा? जब तक हम सेपरेट नहीं लिखेंगे, कंबाइन कर देंगे तो हमको तो नेट इफेक्ट पता चलेगा। हमको पता ही नहीं चला कि बैंक को हमने कितना दिया और मृदुल से कितना वसूला। काम तो वही हुआ, पहले तो हमने बैंक को पेमेंट कर दिया, बाद में मृदुल के दरवाजा पे हम गए क्योंकि वो मेरा डेटर था कि मृदुल तुम तो इंसॉल्वेंट हो रहे, दो पैसा जितना हो सके। तो हम उसके एस्टेट को, मतलब उसकी जमीन जायदाद को बेच के 40% रिकवरी कर पाए, मतलब 2400 रुपये का हमारा रिकवरी हुआ। बाकी हमारा नुकसान चला गया, इसमें कोई शक नहीं है। 40% यानी आप लिख सकते हैं 40 पैसा इन ए रुपी received from मृदुल स्टेट। उसकी संपत्ति को बेच के हमको 40% रिकवरी हो गया। 27 नंबर, 27 नंबर जल्दी देखते हैं।
ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सुमित एंड महेश, एक फॉर्म है सुमित और महेश का, सुमित एग्रीड टू पे 32,000 टू यूज फॉर्म्स नेम आफ्टर डिसोल्यूशन। जब दुकान बंद हो रहा था, बिजनेस बंद हो रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो रहा था सुमित और महेश का, तो सुमित ने बोला भाई ठीक है दुकान बंद हो रहा है, हम अलग से अब दुकान चलाएंगे, हम उसके लिए दुकान का नाम रखेंगे, उसके लिए हम अभी 32,000 पेमेंट करेंगे। भाई बिजनेस ऐसे भी बंद हो रहा है, अब कोई मेरा नाम यूज कर ही ले तो बहुत अच्छी बात है। हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, अब मेरा नाम यूज कर रहा है तो हमको पैसा दे रहा है, अब पैसा दे रहा है तो मेरे पास तो पैसा आ ही रहा है। तो जब भी पैसा आएगा तो आप जानते ही हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट DR2। अब पैसा कौन दे रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। सुमित एग्रीड टू पे 32,000, सुमित एग्रीड टू पे 32,000। और पैसा तुरंत नहीं दे रहा है, सॉरी, अगर ये तुरंत पैसा देता तो यूनिटी करते। एग्री टू पे है, मतलब वो एग्री करता है कि हम देंगे। अब तुरंत पे कर देता तो बैंक टू रिलेशन करते हैं, लेकिन चूंकि तुरंत पे नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे। तो सुमित कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा रहता कि सुमित पेड 32,000 टू यूज फॉर्म्स नेम, तब एंट्री हो जाता बैंक टू रियलाइजेशन। लेकिन सुमित एग्री करता है कि ठीक है हम दे देंगे 32,000 तुम्हारा फॉर्म का नाम यूज करने के लिए। तो वैसी स्थिति में सुमित से हम पैसा ना लेके उसके कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे। वैसे भी ये लॉजिक बड़ा अच्छा है। अब मान लो फॉर्म के पास किसी का पैसा पड़ा हुआ है, कैपिटल अगर किसी का पड़ा हुआ है फॉर्म के पास, तो अगर उस व्यक्ति को हमें पैसा लेना है, उस व्यक्ति से पैसा लेना है, तो उससे अच्छा है कि उसके कैपिटल ही घटा दो। बात नहीं समझे। मान लो ये फर्म है, ये फर्म है और ये एक पार्टनर है सुमित, ये हमको यहाँ पैसा देगा, उससे अच्छा है कि इसका पैसा मेरे पास है वही उसको नहीं दे हम। बात तो यही बात है ना कि हमको किसी से पैसा लेने वाले हैं 10 रुपया, मान लो हम तुमसे 10 रुपया, हम तुम लोग से 10 रुपया लेने वाले हैं और तुम लोग ऑलरेडी मेरे पास 10 रुपया डिपॉजिट किए हो, तो एक काम करेंगे हम 10 रुपया तुमसे नहीं लेंगे, हम अपना डिपॉजिट को यूज कर लेंगे। बात तो यही हुआ ना। तो चूंकि बात यही हुआ तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही घटा देंगे। अब चूंकि फॉर्म का नेम है, यानी कि ये गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्म का नाम यूज करेगा मतलब गुडविल यूज करेगा, तो नरेशन लिख सकते हैं गुडविल टेकन ओवर बाय सुमित, सुमित के द्वारा गुडविल यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 12,000 वेयर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर। देखो जरा ध्यान से पढ़ना, बहुत सारे बच्चा इसका एंट्री अपने दिमाग में तो रखा है कि पैसा अगर डूबा हुआ पैसा वापस होता है, कैश अकाउंट DR टू बैड डेप्ट रिकवर्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं तो ये एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। अभी सारे चीज रियलाइजेशन के थ्रू आ रहा है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन हो जाएगा। बच्चे याद रखिएगा, कितना का भाई, 12,000 का। नरेशन क्या लिखोगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड अलग से एंट्री नहीं कर देंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड का रियलाइजेशन के थ्रू करेंगे बच्चा। आगे बढ़ते हैं। देयर वेर टोटल डेटर्स ऑफ 76,000, ए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऑल्सो स्टूड इन द बुक एट 6,000, 12,000 डेटर प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में बताया था, सेम क्वेश्चन है बच्चे। मेरे पास 76,000 का डेटर है और हमारे पास प्रोविजन भी है 6,000 का, और हमारा बैड डेप्ट हो गया 12,000, और जो बाकी बचा है वो पेड कर दिया। मतलब 64,000 का हमको पेमेंट मिल गया। अभी 6,000 प्रोविजन घटाने के फेर में नहीं लगना, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट ट्रांसफर हो चुका है तो हम एंट्री डायरेक्ट करते हैं बैंक अकाउंट, हमको पैसा मिला ना 64,000, एंट्री कर देते बैंक अकाउंट
डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ये पहले की तरह था। डेटर्स रियलाइज्ड, अब समझ ही गए होंगे 64,000 कहाँ से हुआ। अब नहीं समझे तो याद समझो, ये एंट्री हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, लेकिन हम मानेंगे कि ये एंट्री पास हो चुका है ऑलरेडी। पहला एंट्री, ये जो डेटर है, ये जो डेटर 76,000 का है, उसकी बुक वैल्यू लिस्ट में जब जाती है ना तो एंट्री होती है रिलेशन टू डेटर, सॉरी क्या सही बोले हैं, रिलेशन अकाउंट डीआर टू डेटर 76,000। और दूसरी प्रोविजन का ट्रांसफर करते हैं तो इसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डीआर टू रियलाइज। ये दो एंट्री होती है 6,000। अब इसकी एंट्री हमने एज्यूम किया है कि ऑलरेडी पास हो चुकी है। हर क्वेश्चन में हमने यही एज्यूम किया है कि ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो जो बचा हुआ है उसका एंट्री मतलब सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करनी है। तो हमको यहाँ पे डेटर से रियलाइज 64,000 ही होगा हमको, क्योंकि 6,000 से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब ऐसा नहीं कि फंस जाइएगा। 30 नंबर में आइए, देयर वेयर 100 शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 100 इंटू 10, 1,000 रुपया का शेयर था। इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,000। अब 1,000 वाला चीज हमने 2,000 में लिया था, मतलब 1,000 का कोई सामान था, हमने स्टार लिमिटेड से 2,000 में लिया था। अब वो रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली वो राइट ऑफ हो गया। दिस शेयर वर वैल्यूड एट 6 रुपीज, आज के डेट में उसकी वैल्यू है 6 रुपीज। And divided among the partners in their and divided among the partners in their profit sharing ratio। ये 6 रुपया जो हमको पैसा मिला है उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कोई पार्टनर नहीं है, या हम मान लेते हैं कि 2 पार्टनर है, एज्यूम कर लेते हैं 2 पार्टनर है ए और बी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ये मान लेते हैं। सपोज हमने माना ये, अगर नहीं होता तो पार्टनर्स कैपिटल ऐसे लिख के एंट्री कर सकते थे। तो हम एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डीआर, ये क्वेश्चन में ऐड कर लेना, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर, चूंकि हमको फायदा हो गया तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है भाई, 6 रुपया यानी 600 रुपया, 300 रुपया हम इसे वसूल लिए। नरेशन क्या लिखेंगे, 100 shares of ₹10 each unrecorded in the books taken at ₹6 each in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना भाई, ये इन्वेस्टमेंट था, एक तरह से इन्वेस्टमेंट ए और बी ले लिया, इसका मतलब यही हुआ। भाई मैं समझा दूं, अगर किस आपका फॉर्म है और फॉर्म का नाम है ए बी फॉर्म, आपने किसी कंपनी में, इस कंपनी का नाम था स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया था। क्या किया था बाबू, इन्वेस्टमेंट किया था, और उससे शेयर खरीदा था, अपने 100 शेयर खरीदा था, और एक शेयर का दाम था 10 रुपया। तो 1,000 जो फेस वैल्यू शेयर था, आप उसको 2,000 रुपये में लिए थे। क्या लिखा था, एट ए कॉस्ट ऑफ 2,000। ऐसा होता है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन जब हम शेयर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो ये समझो कि एक कंपनी था स्टार लिमिटेड, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब उस कंपनी का शेयर खरीदा था 1,000 फेस वैल्यू का 2,000 रुपया में। अब वो बहुत खराब स्थिति से चल रहा है, हमने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा ही दिया था, शेयर खरीदा था तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया था। अब आज की डेट में इस शेयर की वैल्यू 10 रुपया से घट के हो गई 6 रुपया। तो जाहिर सी बात है, हम कितना से खरीदे उससे मतलब नहीं है। अब हमारा शेयर की वैल्यू घट गई और बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो जितना शेयर वगैरह है सब बेचेंगे हम।
अब ध्यान से समझना शेयर, अगर नहीं समझे तो कैलकुलेशन सीख लो, और जब हम शेयर चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय समझ लोगे तो फिर वापस आके इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, तो और अच्छा से समझ में आएगा। बस अभी तो हम यही कैलकुलेशन सिखा सकते हैं कि 10 रुपए का शेयर था, आज के डेट में उसकी वैल्यू 6 रुपीज हो गई है, घट गई है। तो जितनी वैल्यू है उतना ही से हमको पैसा रिकवरी होगा, और जो पैसा रिकवरी हुआ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। यू बोलो कि इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय ए पार्टनर। मेरा एक इन्वेस्टमेंट था दूसरे कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट को पार्टनर्स ने ले लिया। जब भी कोई एसेट्स पार्टनर लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट घट जाती है, और उससे हमको फर्म को फायदा हो गया 600 रुपये का, लिख दिया, ठीक है ना। फायदा नहीं बोल सकते, एक तरह से पैसा आ गया हमको 600 रुपया इन्वेस्टमेंट बेच के। खैर, और पूरी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिसोल्यूशन का लॉन्ग क्वेश्चन यानी रियलेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, कुछ रियलेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बताऊंगा, और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उससे पहले मैंने आपको 30 जर्नल एंट्री बताए हैं। अब 30 जर्नल एंट्री अगर आप देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में कभी भी इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। इतना ही में घुमा घुमा के आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए 30 एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से पचाइए और आप एकदम बेस्ट हो जाइएगा, एकदम बेस्ट हो जाएंगे, और आपको 100% मार्क्स डिसोल्यूशन में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और हमसे डाउट पूछिए, हम क्विक रिस्पॉन्स करेंगे और आपको आपके डाउट को क्लियर करेंगे बच्चे, जैसे भी हो सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।